नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान के उन शुरुआती पन्नों को पलटेंगे जहां कह सकते हैं भारत की बुनियाद रखी गई थी। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारत आजाद हुआ तो संविधान बनाने वालों ने कागज पर एक राष्ट्र का नक्शा कैसे खींचा। तो ये कहानी है भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 की। बिल्कुल सही। देखिए, संविधान को एक बहुत ही तार्किक, एक लॉजिकल क्रम में बनाया गया है। सबसे पहले आता है भाग 1, जो देश की भौगोलिक परिभाषा देता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हाँ, ये है अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसका मकसद साफ था। सबसे पहले ये तय कर लो कि भारत आखिर है क्या, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। और एक बार जब देश की भौगोलिक रूपरेखा मतलब बाउंड्री तैयार हो गई तो अगला सवाल उठना लाजमी था। हाँ, कि इस जमीन के टुकड़े पर, इन सीमाओं के अंदर रहने वाले लोग कौन हैं, उनकी पहचान क्या होगी। और यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात करता है। ये है अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो कहानी का क्रम है पहले देश, फिर देश के लोग। एकदम। चलिए इसी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं भाग 1 के अनुच्छेद 1 से। जी। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। जी। चलिए इस एक लाइन को जरा खोल कर समझते हैं, क्योंकि इसमें दो बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। बिल्कुल। पहला तो देश का नाम इंडिया भी और भारत भी। संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। हाँ, हुई थी। कुछ लोग पारंपरिक नाम भारत चाहते थे तो कुछ आधुनिक नाम इंडिया। अंत में दोनों को अपना लिया गया। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, यहाँ फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये बहुत सोच समझकर किया गया था। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में साफ किया था कि भारत के राज्य किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। अच्छा। इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये संघ टूट नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि भारत की अखंडता का मूल मंत्र है। एकदम। और इसी से वो मशहूर पंक्ति निकलती है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। सही कहा। इसका मतलब ये है कि केंद्र यानी संसद राज्यों को खत्म कर सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती है, दो राज्यों को मिला के एक कर सकती है। जी। लेकिन कोई भी राज्य खुद संघ को नहीं छोड़ सकता। संघ हमेशा अविनाशी रहेगा। एकदम। अब इसी शक्ति के विस्तार को हम अनुच्छेद 2 में देखते हैं। जी। अनुच्छेद 2 कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ये अनुच्छेद हमारी संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो ये अनुच्छेद बाहरी क्षेत्रों के लिए है, मतलब एक्सटर्नल टेरिटरीज के लिए। बिल्कुल। अगर हमें किसी दूसरे देश का कोई हिस्सा भारत में मिलाना हो तो वो शक्ति अनुच्छेद 2 से मिलेगी। जी। इसका कोई असली उदाहरण है जिससे ये और साफ हो जाए? सबसे बेहतरीन उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम? जी। सिक्किम 1975 तक भारत का हिस्सा नहीं था। वो एक संरक्षित राज्य था, एक प्रोटेक्टोरेट। अच्छा। जब वहां के लोगों ने भारत में विलय की इच्छा जताई तो संसद ने 35वें और 36वें संविधान संशोधन का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। तो ये एक बाहरी क्षेत्र था जिसे संघ में शामिल किया गया। एकदम। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहरी जमीन को जोड़ने के लिए है। लेकिन अगर देश के अंदर ही राज्यों में बदलाव करना हो, जैसा हमने हाल के सालों में देखा है, जैसे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, तो क्या उसके लिए भी यही प्रक्रिया है या कुछ अलग है? बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें अनुच्छेद 3 पर लाता है। जी। अनुच्छेद 3 देश के आंतरिक पुनर्गठन यानी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। अच्छा। यह संसद को शक्ति देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, या किसी राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है। तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़। हाँ, ये सभी राज्य अनुच्छेद 3 के तहत ही बने हैं। और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? क्या संसद अपनी मर्जी से कभी भी किसी राज्य को बदल सकती है? नहीं, इसकी एक तय प्रक्रिया है, हालांकि वो केंद्र को काफी शक्तिशाली बनाती है। प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं। पहला, ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनका विचार जानने के लिए भेजते हैं। अच्छा, सिर्फ विचार जानने के लिए? हाँ,
और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? राज्य विधानमंडल को अपनी राय देने के लिए एक समय सीमा दी जाती है, लेकिन वो जो भी राय दें, जी, चाहे वो बिल के पक्ष में हो या विपक्ष में, संसद उनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यों की राय की कोई कानूनी अहमियत नहीं है, ये बस एक औपचारिकता है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। अंतिम निर्णय पूरी तरह से संसद का होता है, और राज्य की राय जानने के बाद उस बिल को संसद में साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है। यानी उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से ज्यादा सांसद अगर पक्ष में वोट दे दें तो बिल पास। बस। तो अब अनुच्छेद 2 और 3 का अंतर बिल्कुल साफ हो गया। जी। अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्र को शामिल करना, जैसे सिक्किम, और अनुच्छेद 3 देश के भीतर ही राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करना, जैसे तेलंगाना का बनना। एकदम सही। और अब आता है अनुच्छेद 4, जो इन दोनों प्रक्रियाओं पर एक तरह से मोहर लगाता है। अच्छा। अनुच्छेद 4 साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि देश का नक्शा बदलने जैसे इतने बड़े काम के लिए किसी विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा। जो कि बाकी संविधान संशोधनों के लिए चाहिए होती है। एक साधारण कानून की तरह इसे पास किया जा सकता है। हाँ, ये तो केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। बिल्कुल। और ये वापस हमें उसी मूल विचार पर ले जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सही बात है। संविधान निर्माताओं का इरादा साफ था कि राष्ट्र की एकता और प्रशासनिक सुविधा किसी भी राज्य की सीमाओं से ऊपर है। आजादी के बाद राज्यों का ये पुनर्गठन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बहुत बड़ा। मांग उठ रही थी कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। इस पर विचार करने के लिए कुछ समितियां और आयोग भी बने थे, है ना? हाँ, ये एक बहुत ही भावनात्मक और विवादास्पद मुद्दा था। सबसे पहले 1948 में धर आयोग यानी धर कमीशन बनाया गया। जी। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। हाँ, उनका कहना था कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है, इसलिए राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। इसलिए कांग्रेस ने 1949 में अपनी एक समिति बनाई, जेवीपी समिति। जेवीपी? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अच्छा। इस हाई प्रोफाइल समिति ने भी धर आयोग की बात को ही दोहराया और भाषाई आधार को खारिज कर दिया। मतलब फिर से खारिज? हाँ, उनका भी डर यही था कि देश अभी अभी बटा है भाषा के आधार पर और बंटवारे को हवा देना ठीक नहीं होगा। तो फिर भाषाई आधार पर राज्य बने कैसे? 2 बार तो इस विचार को खारिज कर दिया गया था। यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। पुट्टी श्रीरामुलु नाम के एक गांधीवादी नेता इस मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अरे! जिससे पूरे क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे। तो एक व्यक्ति के बलिदान ने सरकार को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। हाँ, दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा और 1953 में भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। अच्छा। इसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को पूरी तरह से समझने के लिए 1953 में ही फजल अली आयोग का गठन किया। इस आयोग ने आखिरकार भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक मुख्य आधार मान लिया। लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया और इसी आयोग की सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और कई नए राज्यों का जन्म हुआ। तो इस तरह भाग 1 में देश की भौगोलिक रूपरेखा तैयार हो गई, सरहदें खींच गईं। जी। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वो अपने लोगों से बनता है। अब सवाल ये था कि इस सरहद के अंदर रहने वाला वो कौन है जिसे हम भारत का नागरिक कहेंगे? बिल्कुल। और यहीं से संविधान का भाग 2 शुरू होता है, नागरिकता। बिल्कुल। अब हम आते हैं नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जी। कुछ बुनियादी बातें पहले समझ लेते हैं। भारत ने नागरिकता का मॉडल ब्रिटेन से लिया है और हमारे यहाँ एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नहीं? हाँ, जैसा कि अमेरिका में होता है, जहां आपके पास देश और राज्य दोनों की नागरिकता होती है। और नागरिकता से जुड़े सभी मामले हमारा गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 5 से शुरू करते हैं,
ये किस बारे में है? अनुच्छेद 5 उन लोगों की नागरिकता तय करता है जो 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के लागू होने के दिन भारत में थे। अच्छा। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो नागरिक होगा अगर वो 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। कोई एक? हाँ, कोई ठीक एक। है। पहली, उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी? या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरी? और तीसरी, या वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। तो ये तो उस समय की स्थिति को संभालने के लिए था, लेकिन विभाजन का क्या, जब लाखों लोग सीमा के आर पार जा रहे थे? उसी के लिए अनुच्छेद 6 और 7 बनाए गए। अच्छा। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। इसमें एक तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948? हाँ, जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए उन्हें स्वतः नागरिक मान लिया गया। ऑटोमेटिकली। और जो लोग इस तारीख के बाद आए? जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। अच्छा। और आवेदन करने से पहले उन्हें कम से कम 6 महीने भारत में रहना जरूरी था। ये तो हुई पाकिस्तान से भारत आने वालों की बात। उन लोगों का क्या जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वापस आना चाहते थे? उनके लिए है अनुच्छेद 7। ठीक है। ये उन लोगों पर लागू होता है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए वापस भारत लौट आए। उन्हें भी पंजीकरण के जरिए नागरिकता मिल सकती थी, बशर्ते कि वो आवेदन से पहले 6 महीने भारत में रह चुके हों। तो ये उन लोगों को एक मौका देने जैसा था जो शायद विभाजन के भ्रम में गलत फैसला कर बैठे थे। हाँ, कह सकते हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 8। ये किन लोगों के लिए है? अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों के लिए है, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO, जो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में रह रहे थे। इसमें कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति या जिसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, वो अगर चाहे तो विदेश में भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण करवाकर भारत का नागरिक बन सकता है। ये भारत के डायस्पोरा से जुड़ने की एक कोशिश थी। बिल्कुल। ये सब तो नागरिकता देने के बारे में था। क्या नागरिकता छीनने या खत्म होने का भी कोई प्रावधान है? हाँ, और वो है अनुच्छेद 9 में। ये बहुत सीधा और सख्त नियम है। अच्छा। इसे आप गोल्डन रूल कह सकते हैं। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब भारत दोहरी नागरिकता को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता? नहीं। आपको चुनना होगा, या तो आप भारतीय नागरिक हैं या किसी और देश के। आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल। और अब हम इस भाग के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आते हैं, अनुच्छेद 10 और 11। जी, ये संसद की शक्तियों के बारे में है। अनुच्छेद 10 एक तरह से आश्वासन देता है कि हर नागरिक की नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन साथ में एक शर्त लगाता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन। अच्छा, और अनुच्छेद 11? मुझे लगता है असली शक्ति वहीं छिपी है। आपने सही पकड़ा। अनुच्छेद 11 इस पूरे भाग का सार है। ये हमारी संसद को नागरिकता के अर्जन मतलब एक्विजिशन और समाप्ति मतलब टर्मिनेशन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूरी और सर्वोच्च शक्ति देता है। तो संविधान निर्माताओं ने भविष्य का जिम्मा संसद पर छोड़ दिया। एकदम। उन्होंने 1950 की स्थिति को संभालने के लिए अनुच्छेद 5 से 8 तक के प्रावधान बना दिए, लेकिन भविष्य की सभी जरूरतों के लिए कानून बनाने का काम पूरी तरह से संसद पर छोड़ दिया। तो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने आगे कानून बनाए होंगे? एकदम सही। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया। अच्छा। आज के समय में भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, या कैसे समाप्त होती है, ये सारी बातें मुख्य रूप से इसी कानून और उसमें हुए संशोधनों से तय होती हैं। If you found this video helpful for SSC exams, please like and subscribe to the channel.